हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अर्जुन क्लासेस के इस चैनल में। मैं डॉक्टर गगनदीप गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 60 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, वो भी 12th क्लास फिजिक्स के लिए। ओके, तो यानी दिस इज द फर्स्ट डे जब हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसे मैं फर्स्ट डे नहीं कहूंगा, इसे मैं 0 डे बोलूंगा। क्यों बोलूंगा 0 डे? क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लियर कराऊंगा। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास में चले गए, 9th के बाद 10th करा, 10th के बाद 11th 12th गया, तो हम लोग अपने बेसिक्स भूलते जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 9th 10th 11th के अंदर हम लोगों ने जो भी बेसिक्स पढ़े, जो भी हमने फिजिक्स पढ़ी, साइंस पढ़ी, उसके बेसिक्स को हमने रटने के कारण आज हम उसे भूल चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बेसिक्स ही क्लियर कराऊंगा, क्योंकि ये बेसिक्स आज नहीं, जब तक आप पढ़ाई करोगे और जब तक आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, ये बेसिक्स ही आपके काम आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स कहां से स्टार्ट हुई? फिजिक्स स्टार्ट हुई है दूरी से। पहली टर्मिनोलॉजी है दूरी। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। और इसी के साथ ही मैं एक डिफरेंस भी बताऊंगा, दूरी और विस्थापन। विस्थापन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। देखो, दो बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। एक तो मैं टेक्निकल साउंड नहीं हूं, मुझे कंप्यूटर पे ज्यादा काम करना नहीं आता, वीडियो को एडिट करना नहीं आता, वो सीधा साधा सा आदमी हूं। तीसरी चीज, सेकंड चीज, मेरी जो राइटिंग है वो राइटिंग स्किल ज्यादा सुंदर नहीं है, ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मेरे साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। बस कंसेप्ट की अगर बात करें तो भाई का जवाब नहीं है ना, उसमें टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दूरी की, और फिर बात करते हैं हम लोग विस्थापन की। अभी दूरी क्या है? कोई वस्तु है, उसका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु ए है। उस वस्तु ने ए से चलना शुरू करा। मान लो वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करके, यानी लंबाई तय करके वो बी बिंदु पर पहुंचती है। बी के बाद वो किसी भी दिशा में, मान लो वो एक सी दिशा में जाती है, बिंदु सी पर पहुंचती है, और उसने यहाँ पर 3 मीटर की लंबाई तय करी गई। उसके बाद में वो सी से डी पर आती है। मान लो उसने यहाँ पर 4 मीटर की लंबाई इसने यहां से यहां तक की तय करी गई। अब अगर मैं दूरी की बात करूं, किसकी बात करूं? दूरी। तो दूरी क्या होती है? दूरी की परिभाषा क्या होती है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय करी गई संपूर्ण लंबाई को, तय करी गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? बिंदु ए। अंतिम बिंदु कौन सा है? बिंदु डी। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी अगर मैं दूरी पूछूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। इसका मतलब कितना हो गया? 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ये टोटल मिला के कितना हो गया? 9 मीटर। तो दूरी का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। दूरी कितनी हो गई? 9 मीटर हो गई। अच्छा, दूसरी बात, दूरी के अंदर आप मुझे एक बात बताओ, पहले वो इस डायरेक्शन में गया, फिर इधर गया, फिर यहां गया, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो दूरी में किसी भी डायरेक्शन का, कोई भी दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। पढ़ी थी आप लोगों ने बच्चे लोग? अदिश सदिश ये आपने पढ़ा है? जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं आज यहाँ पे आपको समझा देता हूं। अभी अदिश क्या होता है? अदिश को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। और ऐसी राशियां जिनके अंदर परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम सदिश राशियां बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। आगे बात समझे? तो दूरी के अंदर क्या हुआ? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय करी गई संपूर्ण लंबाई को, कुल लंबाई को, टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जिस आदमी ने, किसी भी वस्तु ने प्रारंभिक बिंदु जहां से चलना शुरू करा और जहां पर समाप्त करा, तो वो टोटल लंबाई को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो उसकी दूरी निकल आती है। दूसरी बात, दूरी के बारे में अगर मैं मात्रक की बात करूं तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब कहोगे सर मात्रक मीटर क्यों, मेजरली क्यों होता है, किलोमीटर क्यों नहीं होता, सेंटीमीटर क्यों नहीं होता? क्योंकि मीटर को हम लोग एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। एक पद्धति होती है, उसका नाम होता है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर,
ठीक है ना। इसी पद्धति के अंदर हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हमें इसमें लगाने होते हैं। तो MKS पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए हम मीटर बोलेंगे इसे। ओके, अच्छा अब अगर अब मैं 9th क्लास को पढ़ा नहीं रहा हूं, 10th क्लास को पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं 12th क्लास को। तो 12th क्लास में हमने देखा, 11th के अंदर हमने विमाएं सीखी, डायमेंशंस याद होगा आपको। तो दूरी को हमने किससे डिनोट करा था? L से। तो दूरी की जो विमा है वो कितनी है? L है। ओके, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, डन। चलो मूव करते हैं हम लोग विस्थापन के ऊपर आ जाते हैं। अभी विस्थापन क्या है? एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु क्या है? B है, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है? एक बिंदु है C। A से B तक गया कोई व्यक्ति, मान लो 2 मीटर उसने तय करा, फिर वो B से C गया। B से C जाने में मान लो उसने 3 मीटर की और डिस्टेंस यानी लंबाई तय करी, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं विस्थापन की। किसकी बात कर रहे हैं? विस्थापन की। अभी वो C से कहां गया? D पॉइंट पे गया। मान लो उसने 4 मीटर की यहां भी उसने दूरी तय करी गई। अभी वो D से कहां पहुंचा? E पर पहुंचा है। मान लो उसने यहां से यहां तक 5 मीटर तय करा। क्लियर है बात? अब मैं आपसे पूछता हूं, इस डायग्राम को देखकर आप मुझे एक तो दूरी बताइए कि दूरी कितनी तय करी गई, और दूसरा मैं आपसे पूछता हूं विस्थापन क्या है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बताइए आप लोग मुझे। राइट, बिल्कुल सही। दूरी कितनी होगी? AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, यानी कितना हो गया भाई ये? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, टोटल 5 और 5 10 और 4 14 मीटर। वेरी गुड, सब मीटर में, राइट। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जो उसका प्रारंभिक बिंदु है और जो उसका क्या है? अंतिम बिंदु है, उनके बीच की दूरी को, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो होगा वो केवल AE होगा। विस्थापन कितना होगा? AE। और अगर AE को देखूं मैं, पैरेलल है, तो AE बराबर CD बराबर 4 मीटर, राइट। तो ये विस्थापन है। ये क्या है मेरे बच्चों? विस्थापन है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? दूरी में कुल तय करी हुई दूरी आती है, और विस्थापन के अंदर केवल इनिशियल पॉइंट यानी जो आपका प्रारंभिक बिंदु है और फाइनल पॉइंट जो आपका अंतिम बिंदु है, इनके बीच की दूरी को, इनके बीच की एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, है ना, मिनिमम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है दूरी और विस्थापन में? विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों चाहिए बॉस, एक से काम नहीं चलेगा। विस्थापन में क्या चाहिए? दिशा और परिमाण दोनों चाहिए, इसलिए ये एक सदिश राशि है। और अगर इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक बिल्कुल सेम, मीटर। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर होता है। क्लियर हो गई ये बात? एक डायग्राम हो रहा है, उससे अब और थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। यहां से एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तीसरा बिंदु C है, राइट। अभी A से B तक गया 2 मीटर, B से C तक गया 1 मीटर। क्लियर है? अब वो B से C तक जाने के बाद में दोबारा वो कहां पर आ गया? B पर आ गया। केस फर्स्ट। अभी जो उसकी मेरा मतलब पोजीशन है वो बिंदु B पर है। किस पर है? बिंदु B पर है। अब इस केस के अंदर, दिस इज द केस फर्स्ट, A से गया B पर, B से गया C पर, C से वापस आ गया B पर। तो मैं आपसे पूछता हूं दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा? दूरी कितनी होगी बताइए। मुझे पता आप लोग क्या सोच रहे हो। दूरी होगी AB प्लस BC प्लस अगेन CB। इसका मतलब 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, इसका मतलब 4 मीटर होगी। वेरी गुड, ठीक है। कुछ बच्चे दूरी को और को सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं। विस्थापन कितना होगा? विस्थापन बताओ, यहां अटकोगे जरूर, गारंटी है मेरी, है ना। अभी 12th में हो फिर भी अटकोगे आप लोग। तो मैं विस्थापन की अगर आपसे बात करूं, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? A। अभी फाइनल पॉइंट C है या B है? यस, B है। फाइनल पॉइंट कितना है? B। तो A से B तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर।
तो विस्थापन हो गया AB, AB बराबर 2 मीटर। बात क्लियर हुई नहीं हुई? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दोनों का मात्रक मीटर है, दोनों की विमा भी एल है। जब मात्रक मीटर है तो विमा भी कितनी होगी? एल होगी। बट सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। तो बेसिकली मैंने आपको अभी दूरी और विस्थापन के बारे में बताया। क्लियर है? अगर यहां पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और वरना मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके। हाँ जी बच्चा लोग, अब अगर आपका दूरी और विस्थापन का कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। बेसिकली दूरी, दूरी से बनी चाल, पढ़िए चाल, सुनिए नाम, चाल, चाल को बोलते हैं स्पीड। और विस्थापन से बना वेग। कैसे बना? वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी। ओके, फिर दोबारा याद दिलाना चाह रहा हूं, राइटिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे नहीं है। अभी चाल और वेग ये सब क्या है? तो आज के बाद कभी आप चाल और वेग की डेफिनेशन भी नहीं भूलोगे। आज के बाद चाल और वेग की कभी डेफिनेशन भी आप भी नहीं भूलोगे। चाल बराबर क्या होता है? अभी चाल बराबर होता है दूरी बटे, बटे का मतलब अपॉन, बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका फार्मूला है। चाल को बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अभी दूरी का मात्रक क्या था याद करो? हाँ आ गया याद, मीटर। ठीक है, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। अब कहोगे सर समय का तो घंटा भी होता है, आवर भी होता है, मिनट भी होता है। फिर मैं दोबारा याद दिलाऊंगा, मैंने क्या याद दिलाया था थोड़ी देर पहले? MKSA, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। MKS पद्धति के अंदर हम लोग समय का मात्रक क्या लेते हैं? सेकंड लेते हैं। तो चाल बराबर हो गई दूरी बटे समय, यानी मीटर पर सेकंड। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? यानी आप लोग डेफिनेशन रटते थे, मैं भी रटता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन समझ में आया उस दिन कंसेप्ट क्लियर हो गया। आज वो तो कंसेप्ट मैं तुम्हारा क्लियर कराना चाहता हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ तो मेरे बच्चों का भी क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि ज्ञान को जितना दोगे उतना बढ़ेगा, ज्ञान को छुपाना नहीं चाहिए। अभी समझो क्या है। अभी दूरी और समय के साथ में क्या हो रहा है? ये डिवाइड का साइन आ रहा है। डिवाइड को बोलते हैं अनुपात। भाई डिवाइड का मतलब अनुपात होता है। तो दूरी और समय, दूरी और समय के गुणनफल हो रहा है, अनुपात हो रहा है? अनुपात हो रहा है। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। एक डेफिनेशन, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूं। दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, अब एक डेफिनेशन तो ये हो गई। सेकंड डेफिनेशन, ध्यान रखना, जब भी किसी भी चीज को समय से भाग दिया जाता है, समय से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है, तो उसकी दर निकल आती है। क्या निकल आती है? दर निकल आती है। ये ध्यान रखना, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी किसी चीज को समय से भाग दिया जाता है उसकी दर निकल आती है बच्चे लोग। कैसे? यानी दूरी की दर को तय करी गई दूरी की किसी वस्तु द्वारा। अब दूरी किसकी है? कोई वस्तु होगी, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, वो क्या कर रही है? कोई दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो तय करी गई दूरी की दर को, तय करी गई दूरी की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्लियर हो गई। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन क्लियर है। तीसरी डेफिनेशन भी हम लोग आपकी क्लियर करा सकते हैं, अगर आप कहो तो। चाहते हो तो सुन लो। एकांक समय में, नीचे वाले को डेफिनेशन बनाने का तरीका, जो नीचे वाली आपकी कहने वाला टर्म है, इसे आप एक मान लो। यानी यदि मानोगे तो यदि समय क्या हो जाए? 1 सेकंड या एकांक। अगर समय इस फार्मूले में एकांक रख दें, क्या रख दें? एकांक, तो चाल बराबर क्या आएगा? दूरी। तो चाल बराबर
दूरी होगी। चाल बराबर दूरी कब होगी? जब समय कितना होगा? एक होगा, समय एकांक होगा। तो एकांक समय में डेफिनेशन बनानी कितनी आसान, सुनो बड़े ध्यान से। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और जो आपकी बुक्स में मिलती है, ये वाली डेफिनेशन मिलती है कि एकांक समय में या प्रति सेकंड, एक सेकंड का मतलब प्रति सेकंड तय की गई दूरी को वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई? पहली डेफिनेशन क्या है? दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, अनुपात के केस में। दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? जब भी किसी चीज को समय से भाग दिया जाता है, उसकी दर निकल आती है, तो दूरी की दर को, तय की गई दूरी की दर को चाल कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन, यदि समय को हम एकांक मान लें तो एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो ये चाल का कंसेप्ट था, इसके बारे में कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अभी हम विमा की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं? विमा की। अभी मीटर की विमा थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, एल होती है। समय की विमा टाइम की टी होती है, तो एल अपॉन टी। अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की पावर -1। अभी ये -1 कैसा ही? अभी यहां पर कितनी है? टी की पावर कुछ है? नहीं है। अरे जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है? भगवान होता है। मेरे भाई, जिसका कोई नहीं है उसका क्या होता है? भगवान होता है। तो इसका कोई नहीं है तो इसका भगवान एक है। ऊपर वाला एक ही तो है। हाँ, ऊपर वाला एक ही है, ध्यान रखना, दो नहीं है ऊपर वाला। कभी सोच लो दो है। हिंदू मुसलमान सबका एक ही है भाई, ऊपर वाला एक ही है। तो एल अपॉन टी, टी की पावर 1 नीचे डिनोमिनेटर में, टी की पावर 1 है, ऊपर लेकर जाकर -1 होगी तो एल टी -1 डायमेंशन ऑफ किसकी? स्पीड की। क्लियर है? चलो मूव करते हैं हम लोग किसके ऊपर? वेग के ऊपर। किसकी बात करते हैं? वेग। अभी मैंने बोला था दूरी से क्या बना है? चाल। तो विस्थापन, थोड़ी देर पहले विस्थापन बताया था, यही लिखा था मैंने विस्थापन। तो विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो सिंपल सा कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप कहोगे बॉस ये तो दूरी बटे समय होती है चाल, और वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। पहला अंतर यही है। कोई पूछे आपसे इन दोनों में समानता क्या है? समानता बहुत खास है। विस्थापन का भी मात्रक मीटर है, समय का क्या है? सेकंड है। इसका भी मीटर सेकंड होता है, इसका भी मीटर सेकंड होता है। यानी एक ही माँ बाप के बच्चे हैं दोनों। चाल और विस्थापन दोनों की विमा एक ही है, दोनों के मात्रक क्या है? एक ही है, मीटर पर सेकंड। तो इसकी विमा भी कितनी होगी? इसकी विमा होगी एल टी -1। ओके, अब डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस दूरी और विस्थापन का है। दूसरा डिफरेंस क्या है? थोड़ी देर पहले आपको बताया था दूरी कैसी राशि थी, याद करो। सदिश राशि थी, अदिश राशि थी? हाँ, अदिश राशि थी। वेरी गुड। दूरी कैसी राशि है? अदिश। तो अदिश राशि से दूरी से क्या बन रही है? चाल बन रही है। तो चाल भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी मेरे बच्चों। चाल भी कैसी राशि होगी? अदिश स्केलर राशि होगी। ध्यान रखना इस बात का, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। चाल कैसी राशि है? अदिश है या सदिश है? अदिश राशि है। याद रखना। क्यों अदिश है? याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है हमारा। चाल अदिश क्यों है? क्योंकि दूरी अदिश है, अब विस्थापन की अगर मैं बात करूं, विस्थापन कैसी थी? थोड़ी देर पहले बताया था, सदिश थी। क्यों सदिश थी? इसमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। इसीलिए वेग भी क्या होगी? आपकी सदिश राशि होगी, क्योंकि वेग किससे बना है? विस्थापन से बना है। मेरे बच्चों, वेग किससे बना है? विस्थापन से बना है। इसलिए ये भी क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सदिश को वेक्टर बोलते हैं, सदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस वेग और चाल के अंदर क्या है? ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, ठीक है। और ये विस्थापन बटे समय है, और ये क्या है? आपकी दूरी बटे समय है। अब परिभाषा हो गई वेग की परिभाषा। अब 3 तरीके सिखाए थे आपको। अनुपात, किस किस का अनुपात हो रहा है? विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर? कैसा मजा आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया। विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। दूसरा तरीका, समय से भाग दिया जाता तो दर निकल आती है। विस्थापन की दर को, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी क्लियर है मेरे बच्चों।
तीसरी डेफिनेशन, जब किसी चीज को समय से भाग दिया जाता है देख, जब किसी चीज को, यानी 1 सेकंड मानने वाली डेफिनेशन है, समय वाली तो क्लियर हो गई। यदि समय को आप 1 सेकंड या एकांक मान लो तो क्या होगा, यदि इस वाले में समय 1 हो जाए तो वेग बराबर किसके होगा, अरे विस्थापन के होगा। तो वेग बराबर विस्थापन, यानी एकांक समय में प्राप्त विस्थापन, वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन, एकांक समय में वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो इसकी भी मैंने आपको 3 तरह की डेफिनेशन बनानी सिखाई। आज से पहले डेफिनेशन को रट रहे थे, याद नहीं रहती थी माइंड में, यानी 9th, ये 6th, 7th, 8th से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज तक भी दिमाग के अंदर अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो यहां पर आज मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराया, चाल और वेग के अंदर ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, ये विस्थापन बटे समय है, और दूसरी क्या है आपकी दूरी बटे समय है। तो बच्चे लोग, पहले मैंने आपको दूरी पढ़ाया, फिर विस्थापन पढ़ाया, फिर चाल पढ़ाई और अब वेग पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू। अभी इतना ही रखते हैं। हाँ जी बच्चा लोग, तो अभी 4 चीजें पढ़ाई है। क्या पढ़ाया, पहले दूरी, विस्थापन, फिर आपको मैंने चाल पढ़ाई, उसके बाद वेग पढ़ाया। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसे बोलते हैं त्वरण। त्वरण होता है एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, कुछ लोग उसे एसिलरेशन भी बोलते हैं, कुछ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, अपना अपना बोलने का तरीका है, होता है त्वरण है हिंदी में, समझ लो बात को। अभी त्वरण क्या है, त्वरण बराबर होता है, क्या होता है त्वरण बराबर, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल है ना, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। फिर दोबारा कहूंगा भाई, राइटिंग पे मत जाना, कंसेप्ट पे जाना। ठीक है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग, यानी अगर मोटी मोटी बात करूं, परिवर्तन समय अंतराल हटा दो तो वेग और समय है, कुल मिलाकर बात क्या है, त्वरण क्या है, वेग और समय, यानी वेग और समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, परिभाषा बनानी मैंने आपको सिखा दी थी, क्या बताई थी, वेग और समय के अनुपात को, इनके बीच में अनुपात हो रहा है, गुणा हो रही है, या भाग हो रहा है, भाग का मतलब अनुपात हो रहा है। तो वेग और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेरी गुड। सेकंड डेफिनेशन मैंने बोला था, जब किसी चीज को समय से भाग देते हैं तो उसकी दर निकल आती है। क्या निकल आती है, दर। तो वेग परिवर्तन की दर को, देखो डेफिनेशन ऑन योर फिंगर्स माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ याद करना, रटना, ये सब कंसेप्ट भूल जाओ, ये पुरानी बातें हैं, यहां केवल समझना है। यहां देखो उंगलियों पर, डेफिनेशन ऑन योर फिंगर्स, वेग परिवर्तन समांतराल, वेग परिवर्तन का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है समांतराल से, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग जरा हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, और थर्ड डेफिनेशन वही, अगर समय एकांक हो जाए, समय क्या हो जाए, एकांक, 1 सेकंड या एकांक, ओके, समय अगर 1 सेकंड हो या एकांक समय में जितना भी वेग परिवर्तन हुआ है, एकांक समय में वेग परिवर्तन को, या 1 सेकंड में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर दोबारा से बनानी सिखाई त्वरण की। तो जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा जो डेफिनेशन सब लोगों के मुंह पर आती है और जो बुक्स में भी है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब यहां से मात्रक की बात करें, मात्रक, अब देखो, अब यहां पर जो मात्रक स्टार्ट होंगे, वो मात्रक कैसे स्टार्ट होंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वेग परिवर्तन, वेग का होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, मीटर बटे सेकंड। क्या बताया था, मीटर बटे सेकंड। ठीक है ना, यानी मीटर पर सेकंड, और समय नीचे ऑलरेडी एक और है, तो सेकंड की सेकंड में क्या हो रही है, यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, सेकंड की सेकंड में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ओके, ये इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कैसा है? मीटर पर सेकंड किसका है? वेग का है, और समय ऑलरेडी यहाँ पर एक दे रखा है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विमा बनानी बड़ी आसान, मीटर की होती है एल, सेकंड की कितनी होती है? टी होती है, टी का क्या है? स्क्वायर है, तो इसे अंदर ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। टी स्क्वायर ऊपर नीचे है, टी स्क्वायर ऊपर जाके कितना हो जाएगा? माइनस का एल टी माइनस 2। तो इसकी क्या आई? विमा निकल कर आ गई एल टी माइनस 2। त्वरण की विमा क्या है? एल टी माइनस 2। ओके, विस्थापन यानी वेग की विमा क्या थी? एल टी माइनस 1। क्लियर है? सेकंड थिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कैसी राशि है? सदिश है, अदिश है? ये एक सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि? क्योंकि मेरे बच्चों ये किससे बनी है? वेग से बनी है। ये किससे बनी है? वेग से बनी है, इसलिए क्या है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो त्वरण क्लियर है? कोई डाउट? चलो, हेलो बच्चा लोग। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करा वो दूरी के बाद विस्थापन, उसके बाद हमने चाल के बाद वेग, और वेग के बाद त्वरण। ये सब एक्चुअली क्या है? ये एक है ना सिस्टमेटिक इनका प्रोसीजर है, यानी एक है ना ये हायरार्की है कि पहले दूरी आपको पढ़नी होगी, फिर आपको विस्थापन पढ़ना होगा, दूरी से आपको चाल समझ में आएगी, वेग विस्थापन से आपको वेग समझ में आएगा, और वेग से आपको त्वरण समझ में आएगा। अब क्या समझ में आएगा? अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? गैस करो गैस करो गैस करो। चलो मैं लिख देता हूं, मत दिमाग पे जोर डालो, बहुत जोर डालना है अभी। नेक्स्ट टॉपिक इज बल। वेरी गुड, बहुत पावरफुल चीज है। बल का मतलब फोर्स, ठीक है। अभी बल क्या है? अगर मैं आपसे जनरली पूछूं व्हाट इज फोर्स, क्या है बल, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं स्टूडेंट्स। मेरा अनुभव है ये 15-16 साल का, कि बच्चों से अगर बल के बारे में भी पूछोगे तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पाते। बताते हैं बल का मतलब बल, ताकत, बल लगाना, ये करना वो करना, इस तरह की बातें करते हैं। एक्चुअली में बल क्या है समझो बात को, समझो। बड़ा 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 यानी वो इजी टॉपिक है ना। मान लो ये कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ठीक है ना। अभी ये कोई वस्तु है, राइट। उसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान इसका m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। कोई कुछ भी द्रव्यमान है, 2 किलो 4 किलो 5 किलोग्राम, कुछ भी इसका द्रव्यमान है, ठीक है। ये कोई वस्तु है। अभी ये कहीं रखी हुई है, ये किसी टेबल पर रखी हुई है। ये मान लो ये कोई टेबल है, इस टेबल पर ये रखी हुई है, ठीक है। तो क्या ये अपने आप हिल जाएगी? क्या ये अपने आप उठकर कहीं और चली जाएगी? क्या, यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसके अंदर क्या परिवर्तन होगा? इसके अंदर चेंज कैसा होगा? इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो दशा है, ये विरामावस्था में रखी हुई है। ये किस में रखी हुई है? विरामावस्था जैसे लिखते हैं, विराम में रखी हुई है ना। विराम का मतलब रेस्ट में है, ये रेस्ट है इसका, इसकी जो कंडीशन है वो रेस्ट में अभी, ओके। विरामावस्था में रखी गई है, तो ये ऐसी रखी रहेगी 100 साल भी, 1000 साल भी ऐसी रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी? जब तक इस पर कोई बाह्य बल, जब तक कोई इस पर कोई बाह्य कारक ना लगाओ, जब तक इस पर कोई बाह्य कारक ना लगाओ। बाह्य कारक का मतलब कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से ये अपनी जगह से छोड़ के यहां पहुंच जाए, या उठ के कहीं और चली जाए, या कहीं नीचे चली जाए, या हवा में उड़ने लगे, ठीक है ना। यानी इस वस्तु की, इस m द्रव्यमान की वस्तु में जब भी परिवर्तन होगा जब होगा जब कोई बाह्य कारक इस पे लगेगा। तो बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है। बल क्या है? वह बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जिसके कारण उसकी किसी वस्तु की अवस्था में क्या होता है? कारण होता है। तो बल जो है वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। अब जैसे कोई फैन है, वो फैन चलता ही रहेगा। फैन कैसे बनाते हैं? फैन जैसे भी बनाते हैं, यानी फैन वो चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना करा जाए। तो बल वह बाह्य कारक है। बल क्या है?
लोग कहते हैं बल बल है, अरे नहीं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को खींचने या किसी वस्तु को धक्का देने में काम आता है, किसी वस्तु को पुल और पुश करने में काम आता है, या अपनी उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के काम आता है, ठीक है ना। तो ये तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई, थ्योरेटिकल डेफिनेशन बल की हो गई। बल वह बाह्य कारक है जिससे किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। F बराबर होता है m इंटू ए। फार्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। m का मतलब द्रव्यमान गुणा ए अभी पढ़ाया था त्वरण, एक्सेलरेशन, और F हो गया बल, F हो गया बल। तो डेफिनेशन कितनी आसान, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अनुपात हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है जी। तो डेफिनेशन बड़ी आसान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। F बराबर है में किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण, उसमें उत्पन्न कब होगा त्वरण, जब बल लगेगा, तो उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बड़ी आसान बात है। मास F होता है द्रव्यमान का होता है मात्रा किलोग्राम, पता होना चाहिए आपको। और त्वरण का भी हमने आपको बताया था मीटर बटे क्या था, हाँ, सेकंड का स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक आया वो क्या आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात। और बल का जो एक मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ये वैज्ञानिक थे न्यूटन, ठीक है ना, उन्होंने इसका मात्रक दिया था, उनका नाम न्यूटन था, उन्होंने बल के बारे में सारा बताया था, ठीक है ना। बल को जो बेसिकली बल का सिद्धांत, बल के बारे में जो भी आविष्कार, जो भी कहने वाला रिसर्च करी थी वो न्यूटन ने करी थी, इसलिए उन्होंने अपना ही नाम इन्हें मात्रक के रूप में दे दिया। बल का जो दूसरा मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है मेरे बच्चों, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे बल सदिश है या अदिश है, ठीक है, वेरी गुड, सदिश राशि है। क्यों है भाई सदिश राशि, क्यों, क्योंकि इसके अंदर त्वरण आ रहा है। कोई पूछे भाई सदिश राशि तो है लेकिन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, त्वरण आ रहा है। त्वरण क्या है, वो भी एक सदिश राशि है। कोई पूछे सदिश राशि त्वरण क्यों है, क्योंकि त्वरण बना था वेग से, वेग एक सदिश राशि थी, इसलिए त्वरण भी क्या है मेरे बच्चों, सदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि है, ठीक है। तो यहां पे क्लियर है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। तो अभी आपने बल पढ़ा, ठीक है ना, बल क्लियर था, सदिश राशि है, F बराबर m में, विस्थापन भी पढ़ा था आपने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट परिभाषा आ रही है निकल के, वो क्या आ रही है, नेक्स्ट आ रहा है कार्य। क्या आ रहा है, कार्य। और कार्य क्या होता है, वर्क। कार्य क्या होता है, वर्क। अब मैंने बहुत बच्चों से पूछा कि ये कार्य क्या होता है, यानी कार्य एग्जेक्ट में है क्या, तो बच्चे कहते हैं काम करना कार्य है, कुछ उठाना कार्य है, ये करना कार्य, यानी एग्जैक्ट वो फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एग्जैक्ट में चीजें हैं क्या, कंसेप्ट क्या है, कार्य को आप कैसे परिभाषित करोगे, कार्य का कंसेप्ट कैसे अपने दिमाग में आप अपने माइंड में कैसे डालोगे कि कार्य क्या है, वर्क क्या है, वर्क का मतलब काम करना क्या। लेकिन एक्चुअली ये सब है ना जर्नल लैंग्वेज में यूज होती है बातें, काम करना, लेकिन अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य आ जाए कि डिफाइन वर्क डन, वर्क क्या है, कार्य क्या है, तो आप उसे कैसा परिभाषित करोगे, तो वो मैं आज आपको समझाता हूं, ठीक है। अभी याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही बताया था कि ये कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई मान लो कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान m है, जिसका क्या है, द्रव्यमान m है। तो अब ये ऐसी रखी रहेगी, बिल्कुल क्लियर है। कब तक रखी रहेगी, वेरी गुड, जब तक इसमें कोई बाह्य बल काम ना करे, ठीक है। तो इस m द्रव्यमान की वस्तु पे हमने बल लगाया। ये सिंपल कार्य समझा रहा हूं अभी मैं, इसमें कोई एंगल का कोई कंसेप्ट नहीं समझा रहा, सिंपल बिल्कुल फंडामेंटल समझा रहा हूं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूं, वरना तो कार्य के बारे में बहुत कुछ है। तो इसके ऊपर बल लगाया, जब बल लगाया तो ये इसकी जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, यानी ये वस्तु हटकर थोड़ा सा अपनी जगह को छोड़ के
अब इसकी नई पोजीशन क्या होगी, ये होगी, न्यू पोजीशन ये होगी। यानी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी बॉडी में, यानी इसकी पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोल रहा हूं विस्थापन हो गया, क्या हो गया, ये विस्थापित हो गई। विस्थापन का मतलब ये विस्थापित हो गई अपनी जगह से। मान लो विस्थापन कितना है, डी है, विस्थापन कितना है, डी, डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। कोई वस्तु थी, वो वस्तु एक टेबल पर रखी हुई थी, एम द्रव्यमान था उसका, 100 साल भी ऐसी रखी रहती, कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करा जाए। तो हमने उसके ऊपर एक एफ बाह्य बल लगाया और उसने अपनी जगह से कितनी विस्थापित हुई, विस्थापन हुआ डी का, कितना हुआ, डी का। तो कार्य कितना हुआ, कार्य बड़ा आसान, डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर होता है सिंपल एफ इंटू डी, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी। ओके, एफ इंटू डी का मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यानी किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी दिशा में विस्थापित किए जाने को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पे बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किए जाने को कार्य कहते हैं, यानी वस्तु पे किया जाने वाला कार्य कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन बड़ी आसान, एफ इंटू डी का मतलब क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उस वस्तु में होने वाले विस्थापन। बड़े ध्यान से समझो, बहुत आसान, बिल्कुल लड्डू है, बिल्कुल लड्डू। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उस वस्तु पर लगने वाले, या उस वस्तु में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उस वस्तु में जो विस्थापन हुआ है ना, उसके गुणनफल को, जितना भी विस्थापन हुआ उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ध्यान रखो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और अगर मात्रक की बात करूं, बहुत समझदार हो, जरा बताओ बल का मात्रक क्या था, भूल गए या याद है, याद है, न्यूटन। ओके, और विस्थापन का, सर विस्थापन का तो भूल गए हम, सर विस्थापन पढ़ाए तो बहुत देर हो गई विस्थापन का मत बोलो, विस्थापन का मतलब दूरी, लंबाई, यानी न्यूटन मीटर। तो कार्य का मात्रक कितना आ गया, न्यूटन मीटर आ गया, है ना। पर अभी थोड़ी देर पहले कार्य का एक मात्रक और बताया था मैंने, बल का क्या मात्रक बताया था, न्यूटन। और न्यूटन के साथ साथ एक और बताया था, याद करो, क्या बताया था, हाँ याद करो, चलो जो भी बताया था याद रखना, ठीक है ना। दूसरी चीज, कार्य का एक मात्रक और होता है, उसे बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, जूल बोलते हैं। कार्य का अन्य मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है मेरे बच्चों, जूल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विमा की, किसकी बात करते हैं, विमा। बल की विमा वहां बताई थी या भूल गए हम लोग, बल की विमा शायद भूल गए हम लोग, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है, mlt-2। बल की विमा क्या होती है, mlt-2। तो ये कैसा है ये आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा विमा देखते हैं, कार्य की विमा। किसकी विमा, कार्य की विमा। तो फार्मूले से निकालेंगे, कार्य की विमा बराबर एफ इंटू डी, बल की विमा गुणा डी, डी क्या है, विस्थापन की विमा, ओके। बल एफ बराबर क्या होता है, एम ए, ओके, इंटू डी, ठीक है, करते हैं। एम की कितनी होती है, एम, ए की कितनी होती है, ए की तो निकालनी सिखाई थी मुझे याद है बहुत अच्छे से, LT-2। ए की कितनी होती है मेरे बच्चों, LT-2। और डिस्प्लेसमेंट की भी सिखाई थी, क्या थी, L। अभी जरा ध्यान से देखें, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, भगवान होता है। तो m की पावर 1, l की पावर 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, 2 हो जाएगी। तो सबको अगर मैं कंबाइन करता हूं, ml2t-2। बहुत इंपॉर्टेंट विमा है w की, ml2t-2 क्या होती है मेरे बच्चों, ml2t-2। क्लियर हो गई बात, ये इसकी विमा है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 100%, यानी बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आज तक पूछा जाता है, बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में, है ना। चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन बेसिक्स में आ रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कार्य कैसी राशि है, कार्य कैसी राशि है। तो बताओ, अदिश है सदिश है,
सर बल सदिश है, ठीक है, और विस्थापन भी सदिश है, तो सदिश होनी चाहिए? नहीं, ये बच्चों सदिश राशि नहीं होती। हालांकि ये दो सदिश से मिलकर बनी हुई है, तो यहां पर एक नोट डाल देना, ये एक अदिश राशि है। क्यों अदिश है उसका भी कारण बताऊंगा। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती, ध्यान रखना। इस संसार में किसी भी चीज का होना ना होना कारण है उसके पीछे। तो ये अदिश राशि क्यों है? हालांकि ये बल और विस्थापन से बनी है, बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, इसीलिए ये अदिश है। क्योंकि एक नोट डाल लो, दो सदिशों का गुणनफल, नोट डाल लो, दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है। याद रखना, दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है। इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स, टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, है ना। वो क्या होता है आपका? दो सदिशों का गुणनफल अदिश होता है। क्या होता है? अदिश होता है। तो ये मैंने आपको कार्य बताया, कार्य की परिभाषा बताई, एक तो प्रैक्टिकली बताई जो नॉर्मल रूप में व्यावहारिक परिभाषा होती है, और एक मैंने आपको फार्मूले से बताई। फार्मूले से बनाने वाली परिभाषा बहुत आसान, बल और विस्थापन का क्या हो रहा है? गुणनफल हो रहा है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, दूसरा मात्रक इसका जूल होता है, ml स्क्वायर t-2 इसकी विमा होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपका बेसिक्स था जिसके अंदर बल, कार्य, त्वरण ये सब आते हैं। ये सब आगे काम आएंगे। और जो मैंने आपको डेफिनेशन बनानी सिखाई है, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका यानी फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा, है ना, 12th फिजिक्स का, तो उसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस यहीं से आपको सीखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, सी यू।